एक 22 साल की लड़की जिसका नाम लिंडी हॉकर्स था और वो टोक्यो गई इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इंग्लिश टीचर बनने के लिए। और माना जा रहा था कि यहाँ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या क्या हुआ, यकीन मानिए आपका दिल दहल जाएगा ये सब जानकर। जी हाँ, ये केस है तात्सुया इचिहाशी नाम के इस लड़के का। और यकीन मानिए इसने अपने आप की पहचान को छुपाने के लिए, एक क्राइम करने के बाद इसने अपने आप की पहचान को छुपाना चाहा, और उसके लिए इसने क्या क्या किया आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। एक दो बातें मुझे यहाँ पर आपसे पहले करनी है, और पहली ये कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके सभी कमेंट्स के रिप्लाई में एक स्पैम आया हुआ था। स्पैम ये था कि आप मेरे किसी टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ पर कोई गिव अवे चल रहा है, ऐसा कुछ उन कमेंट्स में लिखा हुआ था कि मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही आप किसी के बहकावे में आकर किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जाएं। यहाँ मेरा उन चैनल से कोई लेना देना नहीं है, वो सभी फेक हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें रिपोर्ट कर दें और उन्हें तुरंत बंद करवा दें। दूसरी बात, मैंने आपसे पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, और फाइनली वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है और इसीलिए अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। आप प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बना कर रखिएगा। इस केस को जानने के लिए हम सभी को साथ में टोक्यो चलना पड़ेगा। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ 3.5 करोड़ लोग एक साथ रहते हैं, और यही एकमात्र ऐसा शहर है जो हजारों साल पुरानी संस्कृति को साथ लेकर आज दुनिया के सबसे हाईटेक शहरों में से एक है। यहाँ आपको वो कल्चर मिलेंगे जो आपने सैकड़ों सालों पहले, हजारों सालों पहले के इतिहास में पढ़ा होगा। और इसी टोक्यो शहर में अक्टूबर 2007 में लिंडी हॉकर्स नाम की ये लड़की अपनी जॉब स्टार्ट करने के लिए पहुंची, और वो जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग स्कूल के अंदर अब जॉब करने वाली थी, जिसका नाम नोवा था। उसके साथ रहने वाले लोगों ने बताया कि लिंडजी बहुत ही एंथुजियास्टिक लड़की थी, मतलब कि उसे हर चीज़ करने की एक्साइटमेंट रहती थी। उसने फर्स्ट क्लास से अपनी डिग्री उसी साल जून में पास करी थी। वो बेसिकली इंग्लैंड से थी और उसका परिवार वहीं रहा करता था, वहीं वो पली बढ़ी। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें और थी, और ये परिवार बहुत ही अच्छे से अपना समय बिता रहा था। जैसे ही उसने जापान आने का प्लान बनाया तो उसका 4 साल का जो रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ जिसका नाम रायन था, उसने सोच लिया था कि वो वहाँ जॉब करते करते अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लेगी और वो यहीं उनके साथ रहेगी। जैसे ही वो टोक्यो पहुंची, वहाँ उसने एक रूम लिया और रूम में उसके साथ 2 लड़कियां और रहने लगी जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो अपने इंग्लैंड में बैठे दोस्तों और परिवार को बताया करती थी कि टोक्यो कितना सेफ है, बल्कि ब्रिटेन से भी ज़्यादा सेफ है। वहाँ रहते हुए उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि उसके जो बॉस वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे हैं। टोटली वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ थी। लेकिन यही तो वो वर्ड थे जो बाद में इस परिवार को डराने वाले थे। 25 मार्च 2008 का दिन भी बिल्कुल आम सा था, और उसने अपना वही सुबह उठते ही नहाया धोया, अपना बैग पैक किया और बैग को कंधे पर टांग कर अपनी जॉब के लिए निकल पड़ी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो अपनी इस जॉब से कभी वापस ही नहीं आएगी। अब 1 नहीं 2 दिन बीत गए, बल्कि 27 मार्च का दिन आ गया, और 27 मार्च तक आते आते उसके रूममेट्स के अलावा ब्रिटेन में बैठे लिंडजी के माता पिता को भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि उनकी बेटी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, उनसे बात क्यों नहीं कर पा रही है। लिंडजी के रूममेट्स ने टोक्यो में बैठी पुलिस को इसके बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये जो मैसेज था वो सही अथॉरिटीज़ तक जा नहीं पाया। पता नहीं बीच में क्या दिक्कत आई, लेकिन पुलिस को ये सही मैसेज पहुंचा ही नहीं था। खैर, अपनी बेटी की चिंता करते हुए लिंडजी के पिता ने और उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी टिकट बुक करी इंग्लैंड से टोक्यो आने के लिए। उसके पिता और बॉयफ्रेंड के टोक्यो पहुंचते ही वो पुलिस स्टेशन गए और सीधा पुलिस को उठाकर लिंडजी के रूम पर पहुंचे। वहाँ उसके रूममेट से बात की गई, उसके बॉयफ्रेंड रायन से बात की गई, और इनके पास बहुत ही दिल दहला देने वाली खबरें मौजूद थी जो अब इस पूरे सीन को क्लियर करने वाली थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 दिन पहले, यानी कि 20 मार्च की शाम को लिंडजी का कोई पीछा कर रहा था, और वो लड़का उससे बहुत ज़्यादा बड़ा भी था, कुछ सालों तो बड़ा था ही। और उस लड़के ने जैसे ही लिंडजी को देखा कि वो अपने स्कूल से बाहर निकल चुकी है, तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसका पीछा करते करते ट्रेन स्टेशन तक जा पहुंचा, और ट्रेन स्टेशन तक जाते ही उसने लिंडजी को रोका और कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ।
वो कहती है पुराना कौन सा पुराना, मुझे यहाँ आए ही 6-7 महीने हुए हैं और तू कह रहा है कि पुराना। लेकिन उसने कहा कि आप शायद मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ लिंजी उसे नहीं जानती थी, तो उसने सीधा उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको नहीं जानती और आप प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए। तो वो वहाँ से अपने ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई और जहाँ उसकी साइकिल भी आगे अगले स्टेशन पर खड़ी ही थी, अपने घर के पास वाले स्टेशन पर। तो जैसे ही वो ट्रेन के अंदर घुसी, उसने देखा कि ये लड़का अभी भी ट्रेन के अंदर ही है, लेकिन उसे कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ देख रहा है। वो अपने घर के पास वाले स्टेशन पर उतरी, उसने अपनी साइकिल उठाई और अपने घर जाने लगी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का भागते हुए उसका पीछा कर रहा था। उसके स्कूल से लेकर उसके घर तक ये लड़का अब पहुंच चुका था। अब की बार लिंजी परेशान हो चुकी थी और उसने अपने घर के बाहर खड़े होकर उस लड़के को रोका और कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा कि देखो मुझे अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए और मुझे इंग्लिश क्लासेस लेनी है और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश ट्यूटर हो, तो क्या मुझे इंग्लिश सिखा सकती हो। अब यहाँ लिंजी ने देखा कि चलो इंग्लिश ही तो सीखनी है, कोई बात नहीं सिखा देंगे। तो लिंजी ने उस लड़के को अपने घर के अंदर बुला लिया जहाँ उसकी दोनों रूममेट्स भी मौजूद थी। वहाँ आते ही उसने चाय पानी वगैरह उसे पिलाया और उस लड़के ने वहाँ बैठे बैठे ही अपने कैनवस पर लिंजी का स्केच भी तैयार कर दिया, जिसमें उसने नीचे अपने साइन किए जिसके अंदर लिखा हुआ था तात्सुया इचिहाशी। वहाँ बैठे बैठे इन दोनों के बीच में फाइनल हो गया कि ठीक है वो उसे इंग्लिश सिखाएगी, लेकिन यहाँ घर पर नहीं बल्कि बाहर किसी कैफ़े वगैरह में बैठकर। जैसे ही वो लड़का भी अब खुश हो गया था, ठीक है उसे इंग्लिश टीचर मिल गई थी, लेकिन यहाँ उसकी दोनों रूममेट्स ने यानी कि लिंजी के रूममेट्स ने लिंजी को वार्न किया कि देखो ये ठीक नहीं है, ऐसे किसी से बाहर मिलना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ लिंजी को कुछ खतरा यहाँ दिख नहीं रहा था, तो उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। लिंजी ने 20 मार्च को ही अपनी एक फेसबुक पोस्ट भी डाली थी जिसमें उसने कहा था कि मेरा एक आदमी पीछा करता हुआ मेरे घर तक आ पहुंचा, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश सीखना चाहता है और उसे मैं इंग्लिश सिखाऊंगी भी। जब पुलिस ने 25 मार्च की शाम की भी रिकॉर्डिंग उस कैफे की देखी तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ लिंजी पता नहीं क्यों पर थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि वो अपने बार बार बाल ठीक कर रही है और आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां जब ऑकवर्ड होती हैं, अनकंफर्टेबल होती हैं, तो वो किसी के साथ बैठकर अपने बाल वगैरह छेड़ने लग जाती हैं, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा था कि कुछ था जो लिंजी को पहले ही ऑकवर्ड लगने लगा था? शायद हो भी सकता है। और यहाँ तकरीबन ये दोनों लोग 50 मिनटों तक इस कैफे में बैठे रहे। यहाँ उन्होंने ड्रिंक्स वगैरह भी ली और फाइनली जाने से पहले इचिहाशी खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कुछ मिला ना हो। पुलिस को फाइनली अब इचिहाशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। उन्हें पता चला कि तात्सुया इचिहाशी नाम का लड़का इचिकावा के एक 3 बेडरूम फ्लैट में रहता है। ये फ्लैट उसके माता पिता ने उसे खरीद कर दिया था। उसके माता पिता अच्छे घराने से थे, ये लड़का अच्छे घराने से था। उसका पिता एक डॉक्टर था, डेंटिस्ट था और उसकी माता भी शायद डॉक्टर ही थी, अच्छे घराने से था। उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कोई नौकरी भी नहीं करता था, सिर्फ अपने माता पिता के पैसों पर ही अपनी जिंदगी अभी तक काटता रहा था। लेकिन यहाँ अपने माता पिता वाले गुण इस लड़के के अंदर नहीं आ पाए, पता नहीं क्यों। हो सकता है वो भी डॉक्टर बन सकता था अच्छी पढ़ाई करके, लेकिन वो नहीं, उसे खेती बाड़ी में जाना था। और खेती बाड़ी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढंग से करे तो। उसने यूनिवर्सिटी से भी हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करी, लेकिन पता नहीं क्यों पर उसने आगे इसमें अंदर कैरियर नहीं बनाया। जब ये लड़का कॉलेज में था तो सभी इसे हिकिकोमोरी के नाम से जानते थे। हिकिकोमोरी का मतलब हिंदी में होता है अकेला रहने वाला, जिसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ना हो। और ये लड़का भी बिल्कुल वैसा ही था, ये अपने आप में मस्त रहता था। इनफैक्ट इसकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर भी ये उससे बहुत कम ही बात करता था, दूर दूर ही रहा करते थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि ये लड़का मैंगा नाम के जो कार्टून आता है आई थिंक कुछ, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। वो सारा दिन उस कार्टून को देखता रहता था। वो बहुत वायलेंट कार्टून था और शायद आपने भी कभी देखा हो, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो ये लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुका था और वही देखता रहता था। साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड ने भी बताया कि वो जिम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था और या तो कार्टून देखता या फिर जिम करता और कुछ तीसरा काम ही नहीं था। इनफैक्ट सन 2005 में इसे पुलिस ने एक बार उठाया भी था, क्योंकि ये एक महिला का पीछा ऐसे ही करते हुए पाया गया था और उस महिला ने तुरंत जाकर पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी करवा दी थी। लेकिन सन 2007 तक आते आते इस लड़के की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। जी हाँ, बाद में इसी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसे स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होने लगी थी। वो किसी भी स्ट्रेंजर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता था और उसका पीछा करने लग जाता था। और ऐसी एक स्ट्रेंजर इसको मिली थी, लिंजी हॉकर। पुलिस ने बताया कि ये लड़का अभी कुछ टाइम से नहीं बल्कि कई महीनों से लिंजी का पीछा कर रहा था, लेकिन लिंजी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई उसे इतने टाइम से फॉलो कर रहा है। यहाँ तक कि उसने लिंजी की पसंद और नापसंद को भी
मैच कर लिया था कि उसे क्या क्या पसंद है। उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने अपने ही जैकेट्स पर यानी कि तकरीबन सभी कपड़ों पर नोवा नाम का वो लोगो बनवा लिया था, जिस स्कूल में लिंडजी काम किया करती थी, ताकि वो ये दिखा सके कि वो भी नोवा का ही एक स्टूडेंट है। अब यहाँ लिंडजी को 5-6 दिन हो चुके थे इस लड़के को पढ़ाते हुए, तो उसने उससे अपनी फीस भी मांगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे घर आ जाना और मैं आपको फीस दे दूंगा। तो लिंडजी के अपार्टमेंट से इचिकावा वाले अपार्टमेंट की यानी कि तात्सुया के अपार्टमेंट की 5 मिनट की ड्राइव थी। तो अपने अपार्टमेंट से लिंडजी ने गाड़ी पकड़ी और इचिकावा वाले अपार्टमेंट तक पहुंच गई। तो वहां उसने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं 5-7 मिनट में उससे अपनी फीस लेकर आई। और यकीन मानिए टैक्सी ड्राइवर ही था जिसने अंतिम बार लिंडजी हॉकर को जिंदा देखा था, उसके कातिल के अलावा। टैक्सी ड्राइवर ने काफी देर तक इंतजार किया बाहर खड़े होकर, लेकिन अब बेचारा कितनी देर तक वेट करेगा, उसे और भी पैसेंजर्स उठाने हैं। तो वो भी अपना भाड़ा वहीं छोड़कर अपनी टैक्सी लेकर आगे चला गया। 27 तारीख तक भी तात्सुया इचिहाशी अपने अपार्टमेंट पर ही था और पुलिस को पता भी चल चुका था कि ये लड़का अपने अपार्टमेंट पर ही है। लेकिन उसकी बैकग्राउंड देखते हुए पुलिस को डर था कि कहीं उसके पास हथियार वगैरह ना हो, तो उन्होंने बैकअप आने का इंतजार किया। तभी वो उसके घर के अंदर रेड करने वाले थे। अब टाइम था रेड का और रात के 8 बज चुके थे और फाइनली अब पुलिस उसके घर पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। लेकिन यहाँ तात्सुया इचिहाशी समझ चुका था कि यहाँ और कोई नहीं, अब पुलिस आई है और अब वो उसे धरेगी। ये दरवाजा खटखटाते ही उसने सीधा अपने घर की खिड़की को खोला और पीछे वाले रास्ते से पाइप पकड़कर नीचे उतरा और भागने लगा। पुलिस को पता था कि वो ऐसा कर सकता है, पुलिस पीछे भी खड़ी थी, लेकिन वो फिर भी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने उसे भागते हुए देख लिया। पुलिस भी उसके पीछे पड़ चुकी थी, भाग रही थी, लेकिन वो सीधा साइड में मौजूद पेड़ों के सहारे होते हुए जंगलों की तरफ भागने लगा। नंगे पैर वो भाग रहा था, पुलिस भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। और यकीन मानिए अगले 2 सालों तक पुलिस के पास यही वो मौका था जब वो उसके इतनी पास तक पहुंची हो। अब अगले 2 सालों में वो जो करने वाला था वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसने क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं वापस लिंडजी हॉकर की। तो उसके साथ यहाँ अब क्या हो चुका था, वो कहाँ थी। तो यहाँ पुलिस को उसके घर के बाहर ही एक बाथटब, बहुत बड़ा बाथटब पड़ा हुआ मिला और उस बाथटब के अंदर हाल ही में मिट्टी डाली गई थी और उसके ऊपर खाद बीज वगैरह भी डाले गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर अभी अभी कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हों। लेकिन थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही वहां पर पुलिस को एक हाथ मिला और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि लिंडजी हॉकर का ही था। आस पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक आवाज़ सुनी थी जैसे कि वो किसी बड़ी चीज़ को घसीट रहा हो और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि इसी बाथटब की थी। वो इस बाथटब को अपने घर के अंदर से घसीटते हुए बाहर बालकनी तक लेकर आया था। पुलिस को इसी बाथटब के अंदर से लिंडजी हॉकर की बॉडी मिली। उसके गले को एक बहुत मजबूत और बहुत बड़े स्कार्फ के साथ घोटा गया था। उसके हाथ और उसके दोनों पैर टाई से बांधे गए थे। शायद आपने देखी भी होगी वो टाई कौन सी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन जैसी टाइज के साथ उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को बांधा गया था। पूरे शरीर पर उसके चोटों के निशान थे और बहुत गहरी गहरी चोटें उसे मारी गई थी। ऐसा भी नहीं था छोटी मोटी चोटों में काम चल गया हो, नहीं, बहुत बेरहमी से उसे मारा पीटा गया था। कमाल की बात यहाँ ये थी कि लिंडजी और इचिहाशी दोनों ही मार्शल आर्ट्स में खिलाड़ी थे, तो ऑब्वियसली इनके बीच होने वाली लड़ाई कोई आम लड़ाई तो होगी नहीं। दोनों ने अच्छे से एक दूसरे का मुकाबला किया होगा, लेकिन यहाँ लिंडजी हार गई और इचिहाशी ने अपना काम कर दिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि एक बार नहीं बल्कि बहुत बार लिंडजी हॉकर के साथ बलात्कार किया गया था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन में उसके साथ बलात्कार किया गया था कि बेचारी की गर्दन तक टूट चुकी थी। जी हाँ, इस तरीके से गर्दन टूटी थी कि गर्दन टूटने के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी काफी जगहों से मुड़ चुकी थी। उसके सारे बालों को रेजर से काट दिया गया था और उन्हें एक अलग से थैली में डालकर घर में ही रखा गया था। सोचकर देखिए वो लड़की पर क्या क्या बीत रही होगी जब उसके साथ ये सब किया गया होगा। 27 मार्च की सुबह 3 बजे उसके माता पिता को वो कॉल आई जो कोई माता पिता सुनना नहीं चाहेगा। जी हाँ, पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की उन्हें एक लाश मिली है। जी हाँ, पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें एक लाश मिली है और आप यहाँ आकर उसे वेरीफाई कर लीजिए। एक ट्रिप जो उसके पिता और उसके बॉयफ्रेंड आए थे अपनी बेटी और अपनी फियांसी को ढूंढने के लिए, वो ट्रिप अब बन चुका था उसकी लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके पिता ने वो लाश देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यही लिंडजी है, क्योंकि वो बहुत लंबी थी और एक पिता अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता ही है। जब लिंडजी के पिता ने पहली बार उस लाश को देखा तो यकीन मानिए उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई और वो पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिरकर रोने लग गए। ये मर्डर होते ही तुरंत तात्सुया इचिहाशी नाम के इस लड़के के 30,000 से ज़्यादा पोस्टर्स वांटेड के
पूरे देश के अंदर चिपका दिए गए पुलिस द्वारा। इन पोस्टर्स में पुलिस ने उसके रंग रूप के बदलाव को भी दर्शाया था कि अगर वो इस तरीके से अपने रंग रूप को बदले तो ऐसा दिखेगा, वो लड़की बनकर कैसा दिखेगा, ये भी पुलिस ने पोस्टर्स में दिखा दिया था। इन पोस्टर्स की वजह से पूरे देश से पुलिस को टिप्स मिलती रही कि यहाँ तात्सुया इचिहाशी को देखा गया है, वहाँ तात्सुया इचिहाशी को देखा गया है। पुलिस ने जाकर हर जगह अपनी कंफर्मेशन भी करी, लेकिन कोई भी लीड उन्हें सही नहीं मिली थी। तब पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है वो देश छोड़कर भाग गया हो या फिर उसने खुद का ही कहीं ना कहीं सुसाइड कर लिया हो। दिन हफ्तों में बदलते गए और हफ्ते अब महीनों में तब्दील हो चुके थे। अक्टूबर 2008 का समय आ चुका था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे। 140 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स पूरे देश में उस लड़के को ढूंढ रहे थे। 8000 से ज्यादा जगह छापेमारी की जा चुकी थी सिर्फ इस लड़के को ढूंढने के लिए, लेकिन पुलिस अभी तक सफल नहीं हो पाई थी। यहाँ लिंडजी हॉकर्स के माता पिता ने वेबसाइट अब बना ली थी और वो पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर इस शक्ल का कोई लड़का उन्हें दिखे तो प्लीज़ उन्हें बताएं और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली। अब यहाँ सामने आए तात्सुया इचिहाशी के माता पिता यानी कि वो डॉक्टर कपल, और उन्होंने भी न्यूज़ चैनल पर आकर तात्सुया इचिहाशी यानी कि अपने ही बेटे से रिक्वेस्ट करी कि वो जहाँ कहीं भी है अपने आप को सरेंडर कर दे, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज़ वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। बार बार यहाँ लिंडजी का परिवार इंग्लैंड जा रहा था और वापस आ रहा था टोक्यो में, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लग रही थी। पुलिस ने भी अब यहाँ इनाम बढ़ाकर 10 मिलियन येन रख दिया था, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास हमारे यहाँ के, पर फिर भी अब तक हाथ सभी के खाली ही थे। लेकिन यहाँ पता नहीं दुनिया ने एकदम से कैसे ही पलटी मारी। अभी तक जो लोग लिंडजी हॉकर को सपोर्ट कर रहे थे वो एकदम से तात्सुया इचिहाशी के समर्थन में आ चुके थे। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी बनी, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे अब सोशल मीडिया पर बन चुके थे जो तात्सुया इचिहाशी को एक हीरो के रूप में देखने लगे थे। वो उसे जापान का सबसे हैंडसम किलर बोलने लगे थे। उसका नाम फ्यूजिटिव रख दिया गया था उसे। अब उसका पता नहीं एक आउटलॉ चल पड़ा था। लेकिन यहाँ किसी को भी ये नहीं पता था कि जिस लड़के के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी इतनी मदद वो कर रहे हैं, वो अब 2 साल पहले वाला तात्सुया इचिहाशी नहीं रहा। वो खुद को बहुत ज्यादा बदल चुका है। पुलिस को दिए गए एक इंटरव्यू में तात्सुया इचिहाशी ने ही कहा कि वो यहाँ से मर्डर करते ही टोक्यो के ही चौराहों पर घूमता रहा। उसके पास ना ही पैसा था, ना ही खाने के लिए खाना था, ना ही उसका क्रेडिट कार्ड था और ना ही पासपोर्ट था, जिसकी वजह से वो इस देश को छोड़कर भाग सके। उसके पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ टोक्यो की सड़कों पर ही घूमता रहा अपना मुंह ढककर। यहीं पर उसने पहली बार दीवारों पर अपने नाम के पोस्टर्स लगे हुए देखे और इन पोस्टर्स को देखते ही उसे समझ आ चुका था कि पूरा देश उसे ढूंढने के लिए अब उसे पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो हमेशा एक मास्क पहनकर रखता, एक टोपी पहनकर रखता और टोपी के ऊपर भी अपनी हुडी की जो कैप होती है उसे डालकर रखता। वो कभी भी 1 घंटे से ज्यादा किसी जगह पर रुका नहीं। उसने बहुत चालाकी से सर्वेलेंस कैमरास को स्किप करना सीख लिया था। वो जहां भी जाता वो पहले ही देख लेता था कि यहाँ कोई सीसीटीवी तो नहीं लगा हुआ, और वो सिर्फ वहीं पर बैठता जहां कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं होता था। लेकिन यहाँ उसे आभास हो चुका था कि पूरा देश उसके पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ सिर्फ इस तरीके से भागने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ और भी करना पड़ेगा अपनी पहचान को छुपाने के लिए। तो सबसे पहले उसने सोचा कि क्यों ना अपने लुक्स को चेंज किया जाए। अब लुक्स को चेंज करने का काम डॉक्टर्स का होता है, लेकिन वो डॉक्टर्स के पास तो जा नहीं सकता था। वो जाता तो उसे वहीं झप लिया जाता। तो वो ये भसड़ लेना ही नहीं चाहता था। उसने सिर्फ एक कटर उठाया और अपने गाल पर मौजूद तिल जो उसके बने हुए थे उन तिलों को ही खरोच डाला। जो मोल्स उसके यहाँ लगे हुए थे, मस जो लगे हुए थे, उन सभी को काट डाला। अब इन चीजों से ही उसकी पहचान बनाई जानी थी, लेकिन वो चीजें उसने अपने एक कटर से ही काट डाली। लेकिन फिर भी यहाँ उसे लगा कि कुछ और चेंज करना चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। तो उसने फिर अब एक कैंची उठाई और सोच कर देखिए वो क्या कर सकता है। शायद आप ना सोच पाए हो, लेकिन मैं ही बता दूं कि उसने सबसे पहले उस कैंची से अपने नीचे वाले होठ, जो कि उसके बहुत मोटे होठ थे, उन होठों को काटने का सोचा। होठ को काटने के लिए उसने कैंची उठाई और पहला अटेम्प्ट किया इस होठ को काटने का, लेकिन पहले अटेम्प्ट में वो दर्द के मारे उसे काट नहीं पाया। लेकिन दूसरी बार उसने फिर हिम्मत दिखाई और फिर से उस होठ को आगे आगे से काट डाला। सोचकर देखिए क्या कर रहा था ये लड़का। लेकिन यहाँ भी उसे चैन नहीं था। अभी भी उसे लग रहा था कि कुछ और चेंजेस उसे अपने फेस में करने होंगे। अब उसने सुई धागा उठाया और सुई धागे से अपने ही नाक को ऐसे पकड़ा और अपने ही नाक की खाल को इस तरीके से सील दिया ताकि वो एकदम से ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाए और थोड़ा सा लुक्स उससे इसका बदल जाए। ये सब करने के बाद उसने अपना चेहरा ढकना कंटिन्यू जारी रखा और फाइनली एक बस पकड़कर वो जापान के माउंटेन्स में बने कुछ धार्मिक स्थलों पर गया, जहाँ उसे ये लगता था कि यहाँ प्रार्थना करने से
मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते हैं। और वो वहाँ जाकर लिंडजी हॉकर के नाम की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, किसी तरह से इस लड़की को वापस जिंदा करके मेरे सामने ले आ, मैं उसके घर वाले को सौंप दूंगा, कम से कम मैं तो अच्छे से जी पाऊंगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास यहाँ हो रहा था, भगवान के आगे बैठकर रो रहा था कि किसी तरह लिंडजी हॉकर को जिंदा कर दे, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ अभी भी अपना लुक्स चेंज करके उसे चैन नहीं था। उसने सोचा कि कुछ और भी करना चाहिए, तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी इस हड्डी को, नाक वाली हड्डी को ही अंदर की तरफ दबाकर अपनी नाक को थोड़ा और खड़ा बना लिया जाए, क्योंकि उसकी नाक थोड़ी चपटी सी थी। तो उसने सोचा कि ठीक है, ऐसा ही कुछ करते हैं। लेकिन ये काम था डॉक्टर का, तो वो सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसे पैसा मांगा। पैसा उसके पास था नहीं, तो उसने वहाँ की एक नकली आईडी चुराकर, एक मरे हुए बंदे की आईडी चुराकर अपना नाम वही रखा और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा। पूरे 1 साल तक उसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया और तकरीबन 1 मिलियन येन जुटा लिए, जिससे उसने अपने नाक की सर्जरी करवाई। उसने हर डॉक्टर को अपना गलत नाम बताया और डॉक्टर ने कहा कि ये प्लास्टिक सर्जरी हमने तुम्हारी कर दी है, लेकिन बाद में तुम्हें वापस आना होगा अपने रेगुलर चेकअप के लिए। उसने कहा ठीक है, हम आएंगे, आप मेरा नंबर लिखिए। लेकिन बाद में जब पुलिस ने उन नंबर्स पर फ़ोन किया तो वो नंबर ही गलत था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो जब काम कर रहा था तो वहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ लेबर्स की ली जाती थी, ताकि ये लगे कि हाँ वो सभी खुश हैं। उनका कुछ फेसबुक पर पेज वगैरह था और वो वहाँ उस पर डालते थे। लेकिन हर फोटो में ये लड़का कोने में जाकर छिप जाता था, यानी कि किसी ना किसी के पीछे छिप जाता था फ़ोटो में, ताकि उसे कोई पहचान ना सके और ये फ़ोटोज़ इंटरनेट पर आकर वायरल ना हो सके। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने बाद में बताया कि हमें पता था कि ये लड़का थोड़ा अजीब तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लड़का वो है जिसके ऊपर जापान सरकार ने 10 मिलियन येन का इनाम रखा हुआ है। फाइनली अब उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी थी, तो उसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम छोड़ दिया और फिर से वो इस तरह से जापान की सड़कों पर घूमने लगा। वो फुकुओका नाम के एक शहर के बंदरगाह के पास अब घूम रहा था। वो ताक में था किसी ना किसी जहाज में बैठकर इस देश से ही बाहर निकलने की। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक आदमी ने उसे थोड़ा देखा और सोचने लगा कि कहीं ना कहीं इसकी शक्ल जो है वो तात्सुया इचिहाशी से मिलती है। और उसने फिर थोड़ा पास जाकर भी उसे इस तरीके से नोटिस किया कि तात्सुया को ये पता ना चले कि वो उसे देख रहा है। तो उस अनजाने लड़के ने सबसे पहले तात्सुया के गाल के ऊपर निशान देखे और वो निशान बिल्कुल वही थे जहां उसके तिल और मस हुआ करते थे। तो वो समझ गया कि इस लड़के ने अपने तिल और मस काट दिए हैं और ये वही लड़का है जिसे पुलिस 2 सालों से ढूंढ रही है। उसने तुरंत उसकी फोटोज क्लिक करी और पुलिस को दे दी। पुलिस को देते ही पुलिस को पता चल गया कि हाँ ये वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी तक वो श्योर नहीं थे कि वो सही हाथ मार रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही मौका था। अगर ये नहीं होता तो फिर उसे पता चल जाता कि उसकी जो तलाश है अभी तक जारी है। और अगर ये तात्सुया ही था तो भी पुलिस को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ ज़रूरत थी। पुलिस ने अब उसकी नई फ़ोटोज़ जो थी वो पूरे शहर में लगवा दी और इन फ़ोटोज़ को देखकर तात्सुया इचिहाशी हैरान हो गया कि पुलिस के पास ये फ़ोटोज़ कहाँ से आई और उन्हें पता कैसे चला कि मैं यही हूँ। 10 नवंबर 2009 की शाम को इसी बंदरगाह के पास से पुलिस ने इस लड़के को पकड़ लिया और अब की बार फाइनली पुलिस का हाथ सही लगा था। तुरंत उसे कोर्ट में पेश किया गया और पूरे देश की डिमांड थी कि उसे डेथ पेनल्टी दी जाए। लेकिन उसके वकीलों ने यहाँ उसे एक बार सुधारने का मौका दिए जाने की बात कही और फाइनली उसे डेथ पेनल्टी नहीं लेकिन उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी। यहाँ उसने कोर्ट में एडमिट किया कि हाँ उसने ही लिंडजी हॉकर का रेप किया, उसने उसका मर्डर किया, लेकिन उसने उसका मर्डर गलती से किया है। कोई उसका मकसद नहीं था यहाँ उसका मर्डर करने का, क्योंकि जब वो उसका रेप कर रहा था तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने उसका दम घोट दिया। उसने कहा कि जब उसे लगा कि लिंडजी हॉकर मर चुकी है तो उसने एम्बुलेंस को भी बुलाने की कोशिश करी, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई और वो मर चुकी थी। लेकिन इस बात के सबूत वो कभी दे नहीं पाए कि उसने एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश भी की थी। खैर, लिंडजी हॉकर का कातिल अभी भी जापान की ही हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिली है। वो पैरोल पर भी बाहर नहीं आ सकता, जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ किसी अननोन के ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें, चाहे वो आपसे ऑनलाइन मिला हो या फिर ऑफलाइन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी दे रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत आप अपने पेरेंट्स से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से इसके बारे में संपर्क करें और हो सके तो इसकी रिपोर्ट आप पुलिस में भी कर सकते हैं। खैर, इस केस से जुड़ी हुई कुछ फोटोज़ और वीडियोस हैं जो आज रात को 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर लग जाएंगी। मुझे पता है मैं पिछली कुछ वीडियोस की स्टोरीज़ लगा नहीं पाया हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ टाइम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा था और फाइनली अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है, लगभग हो ही चुकी है।
तो फाइनली आज 9 बजे रात को मेरे इंस्टाग्राम पर लग जाएंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट रितु पुरोहित को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।